नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल योद्धा IAS पर। मैं हूं जितेंद्र कुमार और मैं लेकर आया हूं आपके लिए आज का द हिंदू अखबार का एनालिसिस। आज दिन है सोमवार और डेट है जुलाई 17, 2023। तो बिना ज़्यादा देरी करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का द हिंदू अखबार का एनालिसिस। फ्रंट पेज से पहली खबर इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहली खबर क्या है कि गवर्नमेंट सेट्स अप न्यू पैनल टू रिव्यू ऑल NSO डाटा। तो क्या कह रही है खबर कि गवर्नमेंट ने एक नया पैनल बनाने की घोषणा की है जो कि क्या करेगा, सारा NSO का जो डाटा है, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस का जितना भी डाटा है, इसे क्या करेगा, रिव्यू करेगा। तो हम स्टार्ट करने से पहले समझ लेते हैं NSO को और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है और इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो देखते हैं NSO के बारे में। तो नेशनल स्टैटिकल ऑफिस ऑफ इंडिया का हम बैकग्राउंड देखते हैं। तो बैकग्राउंड क्या है इसका, द NSO वॉज established in 1950 under the Ministry of Statistics and Program Implementation. It is the nodal agency for conducting large scale sample surveys in India. तो ये क्या है, ये नोडल एजेंसी है लार्ज स्केल सैंपल सर्वेस करने की भारत के अंदर। आगे देखते हैं, मिनिस्ट्री आपको पता चल गई है, मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, जिसके अंदर NSO का ऑफिस है। अब इसके फंक्शंस हम थोड़ा देखते हैं। तो पहला फंक्शन, कंडक्टिंग सर्वेज ऑन सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। सेकेंड, डिसाइडिंग द टॉपिक ऑफ पर्टिकुलर राउंड ऑफ द सर्वे। Third, conducting an annual survey of industries. Fourth, preparing reports on agricultural production. Fifth, coordinating the results obtained by states on crop estimation surveys. Sixth, ensuring integration of the statistical work with state statistical bureaus. Seventh, providing guidelines on the statistical analysis of data. Eighth, providing statistical methodology to the ministries, departments of the government of India. तो बेसिकली NSO का क्या काम है, ये सर्वेस करता है थ्रू आउट द इंडिया, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन से रिलेटेड और भी वगैरह वगैरह चेक करता रहता है ये सारे डाटास को भारत के अंदर। तो अब न्यूज़ में क्या है ये देखते हैं हम। तो क्या है न्यूज़ में, द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ कंस्टिट्यूटेड ए न्यू इंटरनल ओवरसाइट मैकेनिज्म फॉर ऑफिशियल डाटा। तो क्या है कि 2019 में भारत सरकार ने एक स्टैंडिंग कमिटी ऑन इकोनॉमिक स्टैटिक्स नाम से एक कमिटी बनाई थी। क्या नाम है इस कमिटी का, स्टैंडिंग कमिटी ऑन इकोनॉमिक स्टैटिक्स। कभी बनाई गई थी ये 2019 के एंडिंग टाइम पर, मतलब लास्ट मंथ ऑफ 2019 में इसे बनाया गया था। तो इसकी फाइंडिंग्स आई किसकी, NSO के डाटा की। और गवर्नमेंट को लगा कि जो NSO की फाइंडिंग्स आ रही है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर और एम्प्लॉयमेंट पर, वो डाटा क्वालिटी में थोड़ा लैग कर रही है, गवर्नमेंट को ऐसा लगा। तो उसके चलते गवर्नमेंट ने स्टैंडिंग कमिटी ऑन इकोनॉमिक स्टैटिक्स की गठना की। ठीक है, तो अब क्या है, अब क्या हो रहा है कि जो स्टैंडिंग कमिटी ऑन इकोनॉमिक स्टैटिक्स है, बेसिकली क्या किया गया है कि उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं या उसके फंक्शंस को और थोड़ा बढ़ाने जा रहे हैं। अब ये किस नाम से जानी जाएगी, अब ये जानी जाएगी स्टैंडिंग कमिटी ऑन स्टैटिक्स। अब इसका नया नाम क्या है, स्टैंडिंग कमिटी ऑन इकोनॉमिक स्टैटिक्स का स्टैंडिंग कमिटी ऑन स्टैटिक्स। अब क्या है, इसका ब्रॉडर मैंडेट कर दिया गया है, इसका मैंडेट जो है वो ब्रॉडर कर दिया गया है। क्या मैंडेट है, टू रिव्यू द फ्रेमवर्क एंड रिजल्ट्स ऑफ ऑल सर्वेस कंडक्टेड अंडर एजिस ऑफ द NSO। जितने भी NSO के अंदर सर्वे कराए गए हैं, कंडक्ट हुए हैं अभी तक भारत में, उन पे सब पर रिव्यू करेगा ये जो नई कमिटी बनाई गई है, स्टैंडिंग कमिटी ऑन स्टैटिक्स नाम दिया गया इसका। इसके चेयरपर्सन कौन होंगे, प्रणब सेन। वो कौन थे, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ नेशनल स्टैटिकल कमीशन। नेशनल स्टैटिकल कमीशन के फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं प्रणब सेन। तो इन्हें ही चेयरमैन बनाया गया है नए पैनल का भी। नए पैनल का नाम क्या है, स्टैंडिंग कमिटी ऑन स्टैटिक्स, इतना याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं। तो क्या है कि इस कमिटी के बारे में थोड़ा जानते हैं, अंदर क्या है इसके। तो इसके 10 ऑफिशियल मेंबर्स होंगे और 4 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे इस कमिटी के अंदर। ठीक है, और जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे वो क्या है, हु आर एमिनेंट एकेडमिक्स। ठीक है, जो एकेडमिक्स में एमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं उन्हें 4 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बनाया जाएगा। और क्या है कि इस कमिटी में अप टू 16 मेंबर्स हो सकते हैं। तो 10 ऑफिशियल मेंबर्स और मैक्सिमम ऑफ 6 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, और ये क्या करेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर जो ऑफिस आता है, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, उसके आज तक के जितने भी सर्वे हुए हैं उन सबके डाटा को रिव्यू करेगा। ठीक है, ऐसा क्यों करना पड़ा गवर्नमेंट को, तो हम देखते हैं। द डेवलपमेंट कम्स एमिड शार्प क्रिटिक्स ऑफ इंडियाज स्टैटिकल मशीनरी बाय मेंबर्स ऑफ द, किन्होंने क्रिटिसाइज किया NSO के डाटा को, तो वो जो मेंबर्स हैं इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल प्राइम मिनिस्टर के, इंक्लूडिंग विवेक दोबरॉय। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्रिटिसाइज किया NSO के डाटा को। इस वजह से एक नई कमिटी बनाई जा रही है जिसका नाम है स्टैंडिंग कमिटी ऑन स्टैटिक्स। और ये भी एकदम नई कमिटी नहीं है, ये भी किस कमिटी को और फंक्शंस दे दिए गए हैं। इससे पहले 2019 में जो कमिटी बनाई गई थी, स्टैंडिंग कमिटी ऑन इकोनॉमिक स्टैटिक्स। तो बैकग्राउंड से स्टार्टिंग से एकदम देख लीजिए। तो मैं पॉइंट बाय पॉइंट बता देता हूँ। पहला पॉइंट क्या है कि 2019 में डाटा आता है NSO का,
उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट को थोड़ा गड़बड़ दिखाई देती है किस विषय पर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो एनएसओ ने नापा था, साथ में एम्प्लॉयमेंट का जो डाटा एनएसओ ने नापा था, उसमें गवर्नमेंट को थोड़ी गड़बड़ दिखाई देती है। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि एक नई स्टैंडिंग कमेटी बनाती है जिसका नाम होता है स्टैंडिंग कमेटी ऑन इकोनॉमिक स्टैटिक्स। ये उस डाटा की जांच करती है। अब क्या है कि प्राइम मिनिस्टर के जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है वो कहता है कि एनएसओ का और भी डाटा फ्लेग है, मतलब और भी डाटा जो एनएसओ का है वो अप टू डेट नहीं है, तो हमें पूरे डाटा को रिव्यू करना पड़ेगा। जितना भी एनएसओ का डाटा है हमें सारे डाटा को रिव्यू करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है कि जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन इकोनॉमिक स्टैटिक्स थी 2019 की, उसे कन्वर्ट करके क्या बना दिया जाता है, उसे कन्वर्ट करके बना दिया जाता है स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिक्स। ठीक है, इतना हम समझ लिया हमने। अब फाइनली हम देखते हैं कि इस पर एनएससी जो है, नेशनल स्टैटिकल कमीशन, उसका क्या होगा, एनएससी विल हैव द अल्टीमेट अथॉरिटी टू अप्रूव द पब्लिकेशन ऑफ दोज रिजल्ट्स। जो भी एनएसओ के डाटा में गैप था, लैग था, उसके लिए जो रिव्यू कमेटी बनाई गई है, उसके डाटा का पब्लिकेशन का फाइनल अथॉरिटी किसके पास है, नेशनल कमीशन ऑन स्टैटिक्स या नेशनल स्टैटिकल कमीशन। ठीक है, तो फ्रंट पेज से अगली खबर है, पैनल वांट्स कूनो चीतास टू अंडरगो मेडिकल रिव्यू। तो हुआ क्या है, हम थोड़ा समझते हैं कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, देख रहे होंगे न्यूज़ में बहुत दिनों से बना हुआ है कि भारत ने नामीबिया और साउथ अफ्रीका से अंडर प्रोजेक्ट चीता अराउंड 20 चीतास को इंडिया में बुलाया था। कहाँ पहुँचे थे ये चीता, कहाँ इन्हें ट्रांसलोकेट किया गया था, वो था मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। अब क्या देखने को मिल रहा है कि इन चीतों में डेथ देखने को मिल रही है। अराउंड 5 चीता अभी तक मर चुके हैं। तो अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले की खबर है कि सूर्य नाम का एक चीता था, उसकी भी मौत हो गई है। और जब जांच की गई तो पाया गया कि उसके गले पे जो कॉलर लगाया गया था, ट्रैकिंग कॉलर जो लगाए जाते हैं गले पर, तो उसके इन्फेक्शन की वजह से मैगॉट्स जो है लार्वा मिला है कॉलर पर भी, और साथ ही साथ उसके चीते के गले पर भी, जिसका नाम सूर्या था। तो अब यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं हम प्रोजेक्ट चीता था क्या और क्या है इसके तहत। तो हम देख लेते हैं प्रोजेक्ट चीता, इंडियन चीता प्रोजेक्ट देखते हैं हम। द प्रोजेक्ट एम्स टू री इंट्रोड्यूस चीतास इनटू इंडिया वेयर दे बिकेम एक्सटिंक्ट इन द 1950s। तो क्या देखने को मिला था कि 1950 के बाद से भारत में चीता, जो इंडियन चीता थे, वो एक्सटिंक्ट हो गए थे। तो एक प्रोग्राम चलाया गया कि हम अफ्रीकन चीतास को भारत में लाएंगे, तो इसी प्रोग्राम को नाम दिया गया प्रोजेक्ट चीता। द फर्स्ट बैच ऑफ चीतास वॉज ब्रॉट टू इंडिया फ्रॉम नामीबिया इन सेप्टेम्बर 2022। ठीक है, पहला सेट कब आया, नामीबिया से आया, और कब आया, सितंबर 2022 में। द चीतास वर रिलीज्ड इनटू कूनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, ये मैंने आपको बता ही दिया है। ए टोटल ऑफ 20 चीतास हैव बीन ब्रॉट टू इंडिया सो फार एंड द प्रोजेक्ट एम्स टू इंट्रोड्यूस ए टोटल ऑफ 50 चीतास ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स। अभी तक 20 चीता लाए जा चुके हैं और क्या प्रोजेक्ट है, 50 चीता लाने का। द प्रोजेक्ट इज फेसिंग सम चैलेंजेस सच एज हाई मॉर्टेलिटी रेट ऑफ चीतास इन कैप्टिविटी। ये हम देख ही रहे हैं कि जो चीता लाए जा रहे हैं उनका मॉर्टेलिटी रेट जो है वो बढ़ रहा है, वो मरे हुए पाए जा रहे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। हाउएवर द प्रोजेक्ट इज स्टिल इन इट्स अर्ली स्टेजेस एंड देयर इज ए होप दैट इट विल बी सक्सेसफुल इन री इंट्रोड्यूसिंग चीतास टू इंडिया। अब थोड़ी एडिशनल डिटेल्स देख लेते हैं। तो द प्रोजेक्ट इज बीइंग लेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन पार्टनरशिप विद द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। तो किन 3 एजेंसियों से द्वारा मिलकर बना हुआ है? सबसे पहले अपनी मिनिस्ट्री है, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। किसके पार्टनरशिप के साथ? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे बताता हूँ, एक सजेशन कहता हूँ कि आप यहाँ वीडियो पॉज करें और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में गूगल सर्च करके पढ़ें थोड़ा सा। और कौन सी? तीसरी, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो इसका भागीदार है। अगला देखते हैं, द प्रोजेक्ट इज फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज प्राइवेट डोनर्स। फंडिंग्स की बात हो गई है। द प्रोजेक्ट इज बीइंग मॉनिटर्ड बाय टीम ऑफ साइंटिस्ट एंड कंजर्वेटिस्ट। जो इसकी मॉनिटर करने की टीम है वो, उसमें कौन कौन है? साइंटिस्ट हैं और कंजर्वेटिस्ट हैं। ठीक है, द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू टेक सेवरल ईयर्स टू कंप्लीट बट इट इज सीन एज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन कंजर्वेशन ऑफ द चीतास। ठीक है, यही था। तो मैंने आपको एक पॉइंट बता दिया कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में आप गूगल सर्च करके देखें और अपने नोट्स पर ऐड करें। ये इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हुआ क्या। तो क्या बताया गया है इसमें कि इसमें बताया गया है कि जो चीता था जिसका नाम सूर्या था, वो डाइड फ्रॉम ए वुंड ऑन इट्स नेक। उसके गले पे एक वुंड था, एक चोट का निशान था। दैट वाज देन इन्फेक्टेड विद द मैगॉट्स। तो मैगॉट्स जो हैं इन्फेक्शन कर देते हैं, डेथ तक ले आते हैं एनिमल में, उनसे इन्फेक्ट हो गया। द लार्वा ऑफ द मैगॉट्स वर ऑल्सो फाउंड ऑन द रेडियो कॉलर। तो जो रेडियो कॉलर जो गले पे लगाया गया था चीताओं के, तो इस चीता के सूर्या के गले पे जो रेडियो कॉलर लगा हुआ था, उसे जब निकाल के जांच किया गया तो उस पर भी लार्वा मिले मैगॉट्स के। ठीक है, अगली न्यूज़ पर आते हैं हम। ये बस इसमें यही था, अगली न्यूज़ पर आते हैं हम।
अगली न्यूज़ है अखिलेश रीट्रेट्स ओपोजिशन टू द यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये स्टेट सेक्शन से न्यूज़ है, पेज नंबर 6। अगली देखते हैं हम तो यूसीसी, ये भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहा है, इज़ नॉट अगेंस्ट मुस्लिम्स, इट वॉज इवॉल्व विद ए सेकुलर आउटलुक। तो हम देखते हैं कि ये यूसीसी है क्या, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाकी सब तो आप पढ़ सकते हैं, ये यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ईजिली है। तो मैं आपको मेन पॉइंट समझा देता हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर है क्या। तो हम देखते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया की हम बात करते हैं, है क्या ये, बहुत दिनों से न्यूज़ में बना है, गवर्नमेंट भी कह रही है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने जा रहे हैं, तो हम देख लेते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर है क्या। तो द यूनिफॉर्म सिविल कोड इज ए प्रपोज्ड कोड दैट वुड गवर्न ऑल पर्सनल मैटर्स ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन। ठीक है, तो ये कुछ कोड्स होंगे जिससे क्या होगा कि जो भी भारत का नागरिक होगा, कोई भी, वो चाहे किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखता हो, किसी भी कास्ट से ताल्लुक रखता हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, एनी ऑफ देम, तो सबके लिए एक ही कोड लागू होगा पर्सनल मैटर्स पर, तो उसे हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगला पॉइंट, द कोड हैज़ बीन डिबेटेड फॉर मेनी ईयर्स बट इट हैज़ नॉट येट बीन इम्प्लीमेंटेड, ये हमें पता है कि अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। सम ऑफ द बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट देख लेते हैं हम यूसीसी के क्या होंगे। इट वुड प्रोवाइड ए यूनिफॉर्म सेट ऑफ लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन, सबके लिए एक यूनिफॉर्म सेट लाएगा। इट वुड हेल्प टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करेगा। इट वुड हेल्प टू रिड्यूस डिस्क्रिमिनेशन को रोकेगा। सम ऑफ द चैलेंजेस, अब हम चैलेंजेस देखते हैं इसके इंप्लीमेंटेशन में। अब जैसा कि हमने अभी तक ऊपर देखा, तो यूसीसी हमें देखने में एक तरह से लग रहा है कि ये तो बहुत अच्छा होगा कि हर नागरिक को, भारत के हर नागरिक को एक ही तरह देखा जाएगा, एक ही मॉरल कोड से, एक ही लॉ कोड से गवर्न किया जाएगा, पर इसके कुछ चैलेंजेस हैं इसे इंप्लीमेंट करने के, तो हम चैलेंजेस के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा। तो पहला चैलेंज क्या है, देयर इज ऑपोजिशन फ्रॉम सम रिलीजियस ग्रुप, कुछ रिलीजियस ग्रुप क्या कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को नहीं लाया जाए। अगला है, इट वुड बी ए कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव अंडरटेकिंग, क्योंकि हमें पूरे लॉज को पढ़ना पड़ेगा, एक कॉमन लॉ बनाना पड़ेगा, पूरा सर्वेज होंगे पूरे थ्रू आउट भारत, जितना भी आज तक भारत के टेक्स्ट हैं, लॉज हैं, पर्सनल लॉज हैं, सबकी एक बार पूरी जांच होगी, सबको कंबाइन करके कमिटीज़ बनेंगी, जो कमिटीज़ क्या करेंगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड के कोड्स को लिखेंगी। तो इसके लिए एक तरह से बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये, और एक्सपेंसिव होने वाला है। इट इज़ नॉट क्लियर हाउ द कोड वुड बी एनफोर्स, अभी गवर्नमेंट बता रही है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आएंगे, लेकिन गवर्नमेंट के पास खुद भी पता नहीं है गवर्नमेंट को कि उस कोड में क्या होने वाला है। ठीक है, थोड़ा हम एडिशनल डिटेल जान लेते हैं अपने यूपीएससी परस्पेक्टिव से। तो द यूसीसी इज मेंशनड इन आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 44 जो है भारत का कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि कहाँ मिलेगा आपको, किस पार्ट में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, डीपीएसपी पार्ट 4 में मिलेगा आपको, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका आर्टिकल है 44, उसमें आपको यूसीसी का जिक्र मिलेगा। क्या लिखा हुआ है उस आर्टिकल में, आर्टिकल 44 में, कि द स्टेट शैल एंडीवर टू सिक्योर ए यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर इट्स सिटीजन्स। तो जो भी सिटीजन्स हैं उनके लिए स्टेट को क्या करना है, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आना है। ये मेंशन्ड है अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि पार्ट 4 में है हमारे संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के, इसके आर्टिकल 44 में। अब अगला एक पॉइंट देखते हैं, द यूसीसी हैज़ बीन सपोर्टेड बाय सम रिलीजियस लीडर्स एज वेल। अब इसमें एक एग्जांपल दिया है, लेट मुफ्ती मोहम्मद सैयद जो थे, उन्होंने क्या कहा कि ये नेशनल इंटीग्रेशन के काम आएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई करना नेशनल इंटीग्रेशन के काम आएगा। However, the UCC has also been opposed by some religious leaders who argue that it would violate their religious freedom. क्या कहते हैं कुछ रिलीजियस लीडर कि ये हमारे रिलीजन के जो फ्रीडम है, रिलीजियस फ्रीडम जो हमें प्रोवाइड किया गया है हमारे रिलीजियस लॉज से, उस पर प्रहार होगा एक तरह से। तो अगला पॉइंट देखते हैं, द यूसीसी इज ए कॉम्प्लेक्स एंड सेंसिटिव इशू एंड इट इज नॉट क्लियर व्हेन और इफ इट विल बी इम्प्लीमेंटेड। तो आजकल हम न्यूज़ में देख ही रहे हैं, एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के रोज न्यूज़ में आ ही जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है। यहाँ पर न्यूज़ में अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम अगेंस्ट हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के, वो डेलीगेशन से मिल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और क्या कह रहे हैं कि हम अपोज में हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के। और जो गवर्नमेंट है, प्रेजेंट डे रूलिंग गवर्नमेंट है भारतीय जनता पार्टी, वो क्या कह रही है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी कर रहे हैं। और क्या होगा, ये सेकुलर आउटलुक रहेगा इसका, इससे किसी को डरने की जरूरत नहीं है, किसी भी धर्म को खतरा नहीं है, ये एक सेकुलर आउटलुक रखेगा, ये गवर्नमेंट का कहना है। आगे चलते हैं अगली न्यूज़ पर। तो एक साउथ इंडिया से एक न्यूज़ है, ये एनवायरमेंट सेक्शन से इंपॉर्टेंट है, तो हम देखते हैं क्या न्यूज़ है। कॉमनली फाउंड सिकाडा स्पीशीज शेड फॉरेन टैग टू एम्ब्रेस इंडियन आइडेंटिटी। तो हुआ क्या है, मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ कि सिकाडा एक क्या है, ये एक इंसेक्ट स्पीशीज है। क्या नाम है इसका, सिकाडा। ये कहाँ पाई जाती है, साउथ इंडिया में पाई जाती है। तो क्या किया है साइंटिस्ट ने, इसका नाम दे दिया है, एक इंडियन नाम इसे दे दिया गया है। पहले इसे सिकाडा ही कहा जाता था, अब इसे नया नाम दे दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, पुराना चीवीडा। तो चीवीडा क्या है, नया नाम है इसका, पुराना चीवीडा। अब इसे हम सिकाडा नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि मलेशिया में सिमिलर ऐसा ही एक स्पीसीज पाई जाती है जिसका नाम है पुराना तिग्रियाना। क्या नाम है, पुराना तिग्रीना। ठीक है,
वो मलेशिया में पाई जाती है, 1850 में पहली बार डिस्क्राइब की गई थी। तो उससे डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसका नाम दिया गया है पुराना चीवीडा। ठीक है, आगे चलते हैं, हम एडिटोरियल सेक्शन पे आते हैं। तो पहला एडिटोरियल बेसिकली है समथिंग स्पेशल, इंडियाज रिलेशनशिप विद फ्रांस इज यूनिक एंड मल्टी डायमेंशनल। तो क्या कह रहा है एडिटोरियल, हम समझते हैं। तो सेलिब्रेटिंग 25 ईयर्स ऑफ इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। मैंने अपनी पिछली क्लासेस में इंडिया फ्रांस की जो पार्टनरशिप है अभी तक की, उसके बारे में आपको बताया है। आप पिछले दिन का अखबार जाके देख सकते हैं, पिछला न्यूज़पेपर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको डिटेल में इंडिया फ्रांस के रिलेशन के बारे में मैंने बताया है, वो आपको पता चल जाएगा। तो हम थोड़ा थोड़ा पॉइंट देख के चलते हैं। तो इंडिया और फ्रांस का डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप कब से चालू हुआ है? तो ये चालू हुआ है इस ईयर 1998 से। ठीक है, तो अब क्या है, इसमें क्या कहा गया है एडिटोरियल में, इसमें यही बेसिकली बताया गया है कि जो बेस्टिल डे परेड चल रही थी फ्रांस में, वहाँ पर किसे गेस्ट की तरह, चीफ गेस्ट की तरह से बुलाया गया है? भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को। इससे पहले मनमोहन सिंह को भी एक बार बुलाया जा चुका है बेस्टाइल डे की परेड में चीफ गेस्ट के ऑनर पे, और कब बुलाया गया था? ईयर 2009 में। ठीक है, अब इसमें यही सब बात की गई है कि इंडिया और फ्रांस का रिलेशन कैसे कोऑपरेशन कर रहा है डिफेंस सेक्टर में, स्पेस सेक्टर में, न्यूक्लियर एनर्जी में, क्लाइमेट चेंज में और ग्रीन ट्रांजिशंस में, साथ ही साथ एजुकेशन और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को भी बढ़ाने में। आगे का ये रोड मैप है पैसिफिक रीजन का। ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन का, भारत और फ्रांस की जो दोस्ती है ये इंडो पैसिफिक रीजन पर जो एक नेगोशिएशंस चलते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, उसके लिए भी ये लाभदायक है। और साथ ही साथ हमें खबर मिली कि भारत 26 नए रफाइल एमजेट्स खरीदेगा फ्रांस से, ये भी अभी आजकल की हाल ही में न्यूज़ में था। साथ ही साथ 3 नए स्कॉर्पियन सबमरीन्स खरीदेगा। तो ये बेसिकली वही कंटिन्यूड न्यूज़ है। आप इसे मैं छोड़ देता हूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये यहाँ पर आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा डायरेक्टली इस एडिटोरियल में क्या कहा गया है। अब हम सीधे अगले सेक्शन पे आते हैं। तो ये क्या है? फ्लड फ्यूड। ये किस बारे में बात कर रहा है? ये बात कर रहा है जो अभी हाल ही में फ्लड आए हुए हैं नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में। तो ये क्या कह रहा है कि ये किस चीज़ की सिचुएशन है, ये क्या मिक्स होके आया है? क्लाइमेट चेंज, अर्बनाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चरल लैक्यूने, इन सब की वजह से मिलके क्या हुआ है, भारत की जो लार्ज सिटीज़ हैं वो फ्लड के इम्पैक्ट से जूझ रही हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है आपको मैं यहाँ ये छोड़ देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है इसे समझने में तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमें मेंशन करें। ये इजी है आर्टिकल, अगर आप रेगुलर द हिंदू अखबार पढ़ रहे हैं या कोई भी न्यूज़पेपर न्यूज़ में बने हुए हैं, आपको ये डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। और अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे डायरेक्टली यहाँ पर कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, आई विल बी रेडी टू हेल्प यू। ठीक है, आगे चलते हैं हम। तो आगे का हम देखते हैं, एक चार्ट है ई रिक्शॉज टू टू व्हीलर्स, द शिफ्ट इन शेयर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी कभी कभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो द परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल इज हाईएस्ट इन इंडिया, जैसे डायरेक्ट एक स्टेटमेंट दे सकता है, द परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल ऑन द रोड्स इन द लास्ट डिकेड हैज़ इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली। तो हम इसके लिए थोड़ा डाटा पढ़ लेते हैं। तो पहला हम डायरेक्ट ग्राफ्स देखेंगे, मैं ग्राफ्स को थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके ग्राफ्स। मैं ये ग्राफ से आपको चार्ट से समझाऊंगा। तो पहला चार्ट क्या कहता है? चार्ट 1 है हमारा, द क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया ओवर टाइम। ये क्या बात कर रहा है कि जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं इंडिया में टाइम के साथ। तो यहाँ पर ये जो सेक्शन है 0 to 25 lakhs वर्टिकल सेक्शन, इसमें क्या बात की गई है? इसमें नंबर ऑफ व्हीकल्स है। और जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्स प्लेन है, इस पर क्या बात की गई है? फाइनेंशियल ईयर की बात की गई है। तो ये 2015, 2020, 2024 और 5 लाख व्हीकल्स, 10 लाख व्हीकल्स, 15 लाख व्हीकल्स। अब हम देखते हैं कि है क्या। तो 2015 से अराउंड 0 के अराउंड था नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। अब देखो ये राइज पर आता है और 2020 पे ये 5 लाख के अराउंड पहुंच जाता है। और उसके बाद अभी 4 साल में 2020 से 2024 तक ये एकदम रैपिड बूम पे जाता है। और कितना हो जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल का नंबर? 27.4 लाख। तो बेसिकली क्या है, हम एक स्टीप राइज पर आ गए हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल पर। 2015 से कंपेयर करेंगे 2024 तक, तो हम देख रहे हैं कि 2015 में अराउंड 0 था। अब ये बढ़ते 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 एकदम बढ़ते हुए 27.4 लाख पहुंच चुका है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया 2024 के मुकाबले। अगला चार्ट हम देखते हैं। तो अगला चार्ट किस बात पे बात करता है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एज ए शेयर ऑफ ऑल व्हीकल्स। ठीक है, अब ये सारे व्हीकल्स जितने भी व्हीकल्स हैं सब पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कितना शेयर है। ठीक है, स्टेट्स में बात करता है। तो नीचे क्या बताया गया है? इलेक्ट्रिक बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल शेयर, कितना शेयर है सब। जैसे 100 कार्स हैं, उसमें से अगर एक कार इलेक्ट्रिक है, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो हम क्या पढ़ेंगे? 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पंजाब में 0.2। ठीक है, ये परसेंटेज बता रहा है। तो 100% अगर व्हीकल्स हैं, 100 व्हीकल्स हैं, तो उसमें से 0.2 क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो बिहार में 1.4% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, यूपी उत्तराखंड अराउंड ही यही है 1.3 1.4, दिल्ली में 1.6 के अराउंड, त्रिपुरा 2% के अराउंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पाए जाते हैं, असम 2.2। ठीक है, तो ये बेसिकली बात की गई है नंबर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एज शेयर ऑफ ऑल व्हीकल्स।
थर्ड चार्ट हम देखते हैं द शेयर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब अलग अलग तरह के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, क्या क्या आएगा इसमें, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, ई रिक्शॉज और अदर्स। तो इनकी हम बात करेंगे। तो नीचे दिया गया है ईयर, फाइनेंशियल ईयर 16, फाइनेंशियल ईयर 18, फाइनेंशियल ईयर 20, 22 एंड 24। ऊपर दिया गया है परसेंटेज 0, 20, 40, 60, 80 एंड 100। तो फाइनेंशियल ईयर सबसे पहले हम नीचे जो ब्राउन कलर में देख रहे हैं ये हैं 2 व्हीलर्स। तो 2 व्हीलर्स क्या है, 2016 में बढ़े थे, फिर कम हुए 2018 तक, फिर 2018 से इन्होंने भी राइज पाई और 2019 तक बढ़े, 19 में थोड़ा सा गिरे, फिर 2020 से दोबारा बढ़ने लगे और बढ़ते बढ़ते 2022 तक बढ़ते रहे, फिर उसके बाद भी कंटिन्यूस राइज किया है। अब 2023 के बाद थोड़ा सा नीचे आए, बहुत नीचे नहीं। कितने पर है ये, इसने किस आंकड़े को छू लिया है, 60% के आंकड़े। ठीक है, अगला हम देखते हैं 3 व्हीलर्स का। तो 3 व्हीलर जो है जस्ट इसके ऊपर है, वो भी इसके जस्ट ऊपर चल रहा है। 4 व्हीलर्स वो इसके और ऊपर है, 3 व्हीलर्स के ऊपर हम देख सकते हैं 4 व्हीलर्स। ठीक है, ई रिक्शास पूरा ई रिक्शा से भरा हुआ है, पूरा नीला है, ये जितना नीला पार्ट है ये ई रिक्शास की बात हुई है। तो ई रिक्शा बहुत है राइज में, इलेक्ट्रिक रिक्शास। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विच आर नॉट ई रिक्शास अगेंस्ट द परसेंटेज ऑफ नॉन ई रिक्शास अमंग ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, नॉन ई रिक्शास की बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा कहां देखो, महाराष्ट्र में है अराउंड 2.8 लैक्स। ठीक है, कर्नाटक में है आपका 2.4 लैक्स, तमिलनाडु में 1.8 लैक्स या 1.6 लैख तमिलनाडु में होगा, गुजरात में 1.4 लैख के थोड़ा नीचे, दिल्ली अराउंड 1 लैख, राजस्थान 1 लैख से थोड़ा ऊपर। ये है बेसिकली नॉन ई, नीचे की लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, नॉन ई रिक्शा एज परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, और ऊपर की लाइन नंबर मेंशन करती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विच आर नॉट ई रिक्शास। तो महाराष्ट्र में 3 लाख ऐसे व्हीकल्स हैं, मैं समझा देता हूं, जो ई रिक्शा नहीं है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं बट ई रिक्शा नहीं है, अराउंड 3 लाख। ठीक है, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पर हम आते हैं। तो टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पे आज सबसे पहले ऊपर की थोड़ी नंबर देखते हैं हम क्या क्या है इसमें। तो पहला है न्यूज़ इन नंबर्स, डिक्लाइन इन ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024। तो पहला क्वार्टर चल रहा है जैसा कि आप जानते हैं, अप्रैल से जून तक का फर्स्ट क्वार्टर माना जाता है, 2024 फाइनेंशियल ईयर का है ये। तो क्या है, 28% का एक्सपोर्ट में डिक्लाइन हो गया है ऑटोमोबाइल्स। तो ऑटोमोबाइल्स के एक्सपोर्ट में 28% का डिक्लाइन है, पहली न्यूज़ है। दूसरी न्यूज़ है द रिकॉर्ड हाई हिट क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग। अब क्या है कि क्रेडिट कार्ड की स्पेंडिंग जो है भारत में वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो क्या है, मई में कितनी हुई है स्पेंडिंग, 1.4 लाख करोड़। ठीक है, 1.4 लाख करोड़ टोटल स्पेंडिंग है ये क्रेडिट कार्ड पे। ठीक है, और क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि पिछले साल से मंथ बाय मंथ 5% क्रेडिट कार्ड पे जो स्पेंडिंग है वो बढ़ती जा रही है। और एक और यहाँ पर डाटा दिया गया है कि द नंबर ऑफ कार्ड्स इन यूज क्रॉस्ड 87.4 मिलियंस इन में। अब आपको देखने की क्या जरूरत है, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या देखना है, क्या समझना है इस न्यूज़ में, कि कैसे हम एक भारत में क्या होता जा रहा है कि हम यूएस का जो मॉडल है, यूएस में बेसिकली क्या होता है, वहाँ पे क्रेडिट्स पे सारी चीज़ें चलती थी, सेविंग्स के बारे में आदमी इतना नहीं ख्याल करता है। हम बेसिकली अगर हम ये डाटा को हम बहुत ज़्यादा कंपेयर करेंगे, दोनों डाटास को कंपेयर करेंगे, तो हम देखेंगे कि भारत भी यूएस का जो कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर है उसी फॉर्म पर आगे बढ़ रहा है, आगे की जर्नी जो कवर कर रहा है वो उसी फॉर्म पर कर रहा है। एक्सक्यूज मी। अब कॉमनवेल्थ की वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप चल रही है, मेडल कहाँ पर, ग्रेटर नोएडा में। तो इसमें क्या है, भारत के 20 मेडल्स हैं, 9 गोल्ड, 9 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज मेडल मिला है। ठीक है, आगे देखते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात हुई है। एफपीआईज क्या होते हैं, दो चीज़ होती है, जो बाहर से, बाहर की कंपनी या बाहर के लोग जो भारत में जैसे पैसा लगा रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे उस पैसे को, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दो चीज़ होती है, एफपीआई और एफडीआई, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेंगे। तो एफडीआई क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ है, कि जो कंपनी है जो भी पैसा लगा रही है वो डायरेक्ट आएगी भारत में या अपने मैनेजमेंट को रखेगी यहाँ पर, एम्प्लॉय करेगी और डायरेक्ट फंक्शनिंग करेगी। जैसे कोई भी एक कंपनी ऑपरेट होना चालू हो गई भारत में, तो इसे हम क्या कहेंगे, एफडीआई। और यहाँ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है, कि एक पोर्टफोलियो, किसी भी कोई भी प्रोग्राम चल रहा है, कोई भी कंपनी चल रही है, कोई भी शेयर मार्केट है, उस पर अगर कोई ग्रुप ऑफ कंपनी आकर पैसा लगाती है तो उसे हम क्या कहेंगे, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब इसमें ध्यान करने की चीज़ ये है कि यहाँ पे मैनेजमेंट की जिम्मेदारी एफपीआई इन्वेस्टर्स की नहीं होगी, एफडीआई में होगी। ये दोनों में डिफरेंस है। टेक्स्ट और कंटेक्स्ट में आज दिया गया है राहुल गांधी के बारे में, जो कन्वेक्शन हुआ है राहुल गांधी का भी हाल ही में। तो क्या डिफेमेशन केस में, जैसा कि आप सब जान रहे थे, तो उन्हें क्या किया गया है, पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। अंडर क्या, किसके अंडर आता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में एक क्लॉज है, उसमें क्या कहा जाता है कि अगर किसी को 2 साल या उससे अधिक की क्रिमिनल सजा मिलती है, इम्प्रिजनमेंट की सजा मिलती है, तो उसे सजा के अलावा आगे के 6 साल भी जो इलेक्शंस होंगे उससे डिबार्ड कर दिया जाएगा। तो क्या देखने को मिलेगा कि अगर राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिली है तो 6 साल और मिला के टोटल मिलाकर कितना हो गया, 8 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते। तो उसी के बारे में टेक्स्ट और कंटेक्स्ट हम देखते हैं आगे क्या है इसमें। तो इसमें क्या बताया, देखो हुआ क्या था, मैं आपको इजीली समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, सूरत
गुजरात की एक सूरत की सेशन कोर्ट है, वहाँ पर एक केस दायर होता है कि राहुल गांधी जो है उन्होंने एक स्पीच देने के दौरान एक कम्युनिटी है मोदी कम्युनिटी, उस पर जो किया है उसे डिफेम करने की कोशिश की गई है। तो जो उस कम्युनिटी के लोग होते हैं, एक आदमी होता है, वो सूरत की सेशन कोर्ट पहुंचता है, वहाँ पर केस दायर करता है, और केस जब दायर होता है तो केस में फैसला क्या दिया जाता है कि राहुल गांधी ने ऐसा किया है और यह डिफेमेशन माना जाता है और उन्हें 2 साल की सजा दी जाती है। किस कहने पर कि उन्होंने मोदी कम्युनिटी का अपमान किया है या डिफेम किया है, मोदी कम्युनिटी को, पूरी कम्युनिटी को डिफेम किया है अपने उस भाषण से। ठीक है, तो अब इसी को यहाँ पर डिटेल में कवर किया गया है, तो हम भी डिटेल में कवर करते हैं इसे थोड़ा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो क्या है, द गुजरात हाई कोर्ट वर्डिक्ट ऑन राहुल गांधी क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन रेजेस पर्टिनेंट क्वेश्चन ऑन डिफेमेशन, डिस्क्वालिफिकेशन एंड इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन लॉ। ठीक है, द हाई कोर्ट वाज डिसाइडिंग ऑन एप्लीकेशन चैलेंजिंग द रिफ्यूजल। तो जो हाई कोर्ट, अब क्या होता है कि जो यहाँ तक कि मैंने आपको स्टोरी बताई कि इसके बाद क्या होता है, सूरत सेशन कोर्ट का फैसला आता है, वो क्या करती है, वो राहुल गांधी को सजा सुना चुकी होती है, पार्लियामेंट से राहुल गांधी की सदस्यता चली जाती है, उन्हें पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, अब वो एमपी नहीं रह गए हैं। तो इस सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ वो हाई कोर्ट में अर्जी करते हैं, तो हाई कोर्ट भी क्या कहती है कि वो भी उनकी अर्जी को खारिज कर देती है। अब राहुल गांधी के पास रास्ता बचा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएं। इस एडिटोरियल में, इस टेक्स्ट और कंटेक्स्ट में यही बेसिकली समझाया गया है। सबसे पहले कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के डिफेमेशन क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, तो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 जो है वो क्या बताता है, डिफेमेशन की बात करता है। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 दैट यू विल फाइंड इन पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। व्हाट इट इज, आर्टिकल 19 क्लॉज 2। ठीक है, एज वन अमंग द एक्सेप्शंस है ये फ्री स्पीच पर। ठीक है, तो ये जब दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसके लिए क्या है, सेक्शन 499 और 500 बनाए गए इंडियन पेनल कोड में सजा देने के लिए। ठीक है, तो ये क्या कहता है, किसी भी पर्सन की रेपुटेशन को खराब कर रहे हो या किसी ग्रुप की, कंपनी को, एसोसिएशन की, इनकी किसी भी रेपुटेशन को डिफेमेटरी तरह से तुम पेश कर रहे हो, तो आपको सजा हो सकती है मैक्सिमम ऑफ 2 ईयर्स। ठीक है, अब यहाँ कुछ अर्लियर जजमेंट सुनाए गए हैं डिफेमेशन केस के, तो क्या है, साहिब सिंह मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1965, या पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। इलाहाबाद हाई कोर्ट इन तेग चंद्र गुप्ता वर्सेस आर के करंजिया एंड अदर्स 1967। यहाँ पर क्या कहा गया था, ये केस इंपॉर्टेंट है तो हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या कहा गया था, आरएसएस हैविंग ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इटसेल्फ एस्टैब्लिशेस इट एज एन एसोसिएशन और कलेक्शन ऑफ पर्सन विच इज नॉट इनडिफिनाइट एंड अनआइडेंटिफाइबल। ठीक है, ये आरएसएस के खिलाफ कुछ केस था, तो उसी के बारे में बात की गई है, और यहाँ पर कुछ केसेस के बारे में बात की गई है। मैं अब इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलिवेंट नहीं है। हमें जो मेन चीज़ जाननी थी वो ये जाननी थी कि आर्टिकल 19 क्लॉज 2 जो है वो क्या कहता है कि डिफेमेशन की बात करता है। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 किसके अंदर आता है, तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसमें अब आगे यही बात की गई है, और भी चीज़ों से समझाया गया है कि क्या क्या केस हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट किस दिशा में फैसला दे सकता है, क्योंकि अब गुजरात हाई कोर्ट ने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकी पिटीशन को खारिज कर दिया है, तो अब राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के अभी तक के क्या क्या फैसले थे डिफेमेशन को लेकर, तो उसकी बात करता है ये आर्टिकल। और अंत में क्या बात करता है, क्या कहता है अंत में आके कि अब ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि वो इस फैसले को कैसे लेगी। और यहाँ पर एक चीज़ और बताई गई है कि इसमें यह बताया गया है कि जो करप्शन के केसेस होते हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट का जो रुख होता है, अगर कोई भी पार्लियामेंटेरियन या जो भी कोई डिस्क्वालीफाई हुआ है पार्लियामेंटेरियन सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, और वो डिस्क्वालीफाई क्यों हुआ है, क्योंकि वो किसी करप्शन चार्ज में या किसी मर्डर चार्ज में या किसी ऐसे चार्ज में पहुंचता है जो अघन्य अपराध में आएगा, तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर पूरी सख्ती दिखाती है और कोई रिलीफ नहीं देती है। और इसमें यह भी समझाया गया कि अगर कोई केवल स्पीच या बोलने से किसी का डिफामेशन केस का ऐसा कोई केस आता है, तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट थोड़ा रिलीफ दे सकती है। तो अब ये देखने को ही होगा आगे कि क्या होता है सुप्रीम कोर्ट पर जब राहुल गांधी का केस आएगा सुनवाई के लिए। आगे चलते हैं, हम अगली न्यूज़ पर चलते हैं। तो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है, लाइटनिंग नॉट ए नेचुरल डिजास्टर सेज सेंटर। सेंटर क्या कह रहा है कि लाइटनिंग जो है, जो बिजली गिरती है आसमान से, ये नेचुरल डिजास्टर की कैटेगरी में नहीं आता है। तो ऐसा क्यों कहना पड़ा, तो थोड़ा समझ लेते हैं। क्या है कि साइक्लोन, ड्राउट, अर्थक्वेक, साइक्लोन मतलब साइक्लोन, ड्राउट, अर्थक्वेक, साइक्लोन का क्या मतलब होता है और एंटी साइक्लोन का मतलब क्या होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। साइक्लोन, ड्राउट, अर्थक्वेक, फायर, फ्लड, सुनामी, हेल स्टॉर्म, लैंडस्लिप, एवलांच, क्लाउड बस्ट, पेस्ट अटैक, फ्रॉस्ट एंड कोल्ड वेव। ठीक है, शीतलहर। तो इन सबको क्या माना जाता है, इन सबको माना जाता है नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, अब क्या है कि बिहार गवर्नमेंट और वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है, वो केंद्र की गवर्नमेंट, सेंटर की गवर्नमेंट से मांग कर रही है कि जो बिजली गिरती है आसमान से, लाइटनिंग जो है, उसे भी नेचुरल डिजास्टर की कैटेगरी में शामिल कर लिया जाए। पर सेंटर ऐसा करने से क्यों
कतरा रहा है, क्योंकि अगर ऐसा सेंटर करता है तो जो भी जिसके ऊपर भी, जैसे मान लो किसी कोई विक्टिम है, किसी के ऊपर बिजली गिरी है, तो उसे जो स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड जो है उससे पैसा कंपेंसेशन, एज ए कंपेंसेशन दिया जाएगा। जिसकी जो भी विक्टिम होगा उसे एज ए कंपेंसेशन स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड से पैसा दिया जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड से पैसा दिया जाएगा, तब सेंटर को दिक्कत क्यों है? तो दिक्कत इसलिए है क्योंकि जो 75% पैसा है स्टेट डिजास्टर रिडक्शन रेस्पॉन्स फंड का, ठीक है, 75% जो पैसा है वो सेंटर देती है। तो इस वजह से सेंटर थोड़ा कतरा रही है, लाइटनिंग को नेचुरल डिजास्टर नहीं मान रही है। और सेंटर क्या कह रही है कि हम टाइमली अलर्ट्स देते हैं, लोगों को पैम्पलेट्स बांटते हैं पंचायतों में, पंचायत लेवल पे, ताकि लोग जब कभी बिजली गिरने की संभावना हो तो घरों में रहें, और इतना ही काफ़ी है, ठीक है, इतना ही काफ़ी है, सेंटर का ये कहना है। और अब हम यहाँ पर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डाटा की बात हुई है, तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो क्या है, थोड़ा हम यूपीएससी पर्सपेक्टिव से समझ लेते हैं जल्दी से। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो इज एन इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी रेस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग क्राइम डाटा। क्या काम है इसका? क्राइम जो भी होगा उसका डाटा कलेक्ट करना, ठीक है, एज डिफाइंड बाय द इंडियन पेनल कोड एंड स्पेशल एंड लोकल लॉज। जो भी आईपीसी और स्पेशल या लोकल लॉज हैं उसका जो भी क्राइम होगा उसके तहत उसका डाटा कौन रिकॉर्ड करेगा? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसकी जिम्मेदारी है ये। एक्सक्यूज मी। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। तो एनसीआरबी कब सेटअप की गई थी? 1986। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा। एनसीआरबी कब सेटअप की गई थी? 1986। हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली। और अंडर विच मिनिस्ट्री? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। ये बेसिकली है एनसीआरबी के बारे में। तो ये जो डेथ रिपोर्ट्स, डेथ का डाटा, कितनी डेथ्स हुई भारत में, कितनी सुसाइड हुई, कितने फीमेल इंटेंसिफाइड हुए, जो भी क्राइम हुआ, जो भी डाटा है, उस सब का एक रिकॉर्ड रखा जाता है। किसके द्वारा? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के द्वारा। ये यूपीएससी पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता चुका हूँ आपको, ठीक है। तो ये इसका डाटा क्या कहता है कि 2880 पीपल जो मरे हैं भारत में 2021 में, वो बिजली गिरने के कारण से मरे हैं। और क्या कहता है कि 2862 लोग जो हैं 2020 में मरे हैं, और 2876 लोग 2019 में मरे हैं। ये कहना है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डाटा का। अब एक ये अंत में आकर एक बात करता है कि प्रेजेंटेशन मेड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर जनरल हैं, आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। आप आईएमडी के बारे में पढ़ेंगे अभी गूगल करके, इस वीडियो को पॉज करें, गूगल पर जाकर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ें, थोड़ा सा बेसिक पढ़ें इसके बारे में। ये यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसमें डायरेक्टर जनरल हैं जो आईएमडी के, वो क्या कहते हैं कि मार्च में ये थी, तो वो क्या कहते हैं कि जो बिजली गिरने की प्रक्रिया है वो कहाँ कहाँ बढ़ने लगी है? वेस्ट बंगाल, सिक्किम, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, ठीक है। और नंबर ऑफ डेथ्स कहाँ ज़्यादा हैं? सेंट्रल इंडियन स्टेट्स में, जो कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा। अगली न्यूज़ पर आ जाते हैं। तो अगली न्यूज़ है डेंजरस हीट वेव्स फेल्ट अक्रॉस ग्लोब एज वाइल्ड फायर्स रेज। तो ये क्या कह रही है न्यूज़ कि वर्ल्ड वाइड पूरे में जब गर्मी चल रही है, गर्मी का समर का सीजन चल रहा है, तो क्या है, पूरे में डेंजरस हीट वेव्स आने वाली हैं। प्रिडिक्शन किया गया है, जैसे जापान की बात की गई है, तो जापान इशूड हीट स्ट्रोक अलर्ट्स टू टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, ठीक है। इन्होंने, जापान ने इशू किया है, यूएस ने इशू किया है वार्निंग। इसके बाद आपका यूरोप के इटली ने इशू किया है। क्या वार्निंग है कि जो ये हफ्ता, जो आने वाला संडे है, इस हफ्ते का जो संडे है, जो वीकेंड्स होंगे, यहाँ पर जो हीट वेव होगा, जो मरकरी का टेम्परेचर होगा, वो बहुत हाई जाने वाला है, सारे रिकॉर्ड तोड़ देने वाला है। और बेसिकली ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पढ़ना? क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर किस चीज़ की बात हुई है? क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है। ये सब क्यों देखने को मिल रहा है? क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो क्लाइमेट चेंज के बारे में आप देखेंगे, पढ़ेंगे, और ये एक न्यूज़ है जो एज ए एग्जाम्पल हमारे मेंस के आंसर राइटिंग में यूज़ की जा सकती है। अगली न्यूज़ पर आते हैं हम। अगली न्यूज़ है कोरल ब्लीचिंग के बारे में। तो कोरल्स क्या होते हैं, कोरल ब्लीचिंग क्या होती है, इसने पूरा समझा रखा है, तो हम पढ़ लेते हैं इसे, आपको समझ में आ जाएगा। ये यूपीएससी के लिए एनवायरनमेंट सेक्शन से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप इसे डबल टिक, ट्रिपल टिक, जितने भी टिक कर सकें करें। कोरल ब्लीचिंग, कोरल रीफ्स, कोरल आइलैंड्स, कोरल ट्रायंगल्स, ये सब यूपीएससी का फेवरेट है, तो इसे बिल्कुल ना छोड़ें, इसे जरूर कवर करें। तो इसे हम समझ लेते हैं। तो क्या कह रही है ये न्यूज़? रिकॉर्ड टेम्परेचर्स अराउंड द वर्ल्ड हैव लेफ्ट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस इन द डायर स्ट्रेट्स ऑफ देम कोरल्स आर ए पर्टिकुलर वल्नरेबल। तो कोरल बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ जनरली कि होती क्या है। कोरल पाई जाती है समुद्रों में, ठीक है। ये एक तरह से एक प्लांट माना जाता है या एक एनिमल माना जाता है, दोनों का मिक्स माना जाता है। मूव नहीं कर सकता, ये एक जगह पे फिक्स रहता है, ठीक है। और इसके ऊपर
जू ज़ैंगथिली नाम के कुछ ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जो इसे कलर देते हैं, जिसकी वजह से ये कलरफुल हो जाता है। तो हम देखते हैं क्या है यहाँ। तो रिकॉर्ड टेम्परेचर अराउंड द वर्ल्ड हैव लेफ्ट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस इन डायर स्ट्रेट्स ऑफ देम कोरल्स आर पार्टिकुलरली वल्नरेबल व्हेन द वाटर अराउंड देम बिकम्स टू वार्म दे आर ससेप्टेबल टू ब्लीचिंग। अगर कोरल के आसपास का पानी बहुत गर्म हो जाता है या बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो क्या हो जाता है, इसमें ब्लीचिंग देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं कि ब्लीचिंग क्या होता है। तो व्हेन कोरल्स लूज देयर वाइब्रेंट कलर्स, जैसा मैंने आपको बताया था कि इसका वाइब्रेंट कलर्स होता है कोरल का, ठीक है। व्हेन कोरल्स लूज देयर वाइब्रेंट कलर्स एंड टर्न व्हाइट, कौन से कलर की हो जाती है, व्हाइट। क्यों, क्योंकि ये कैल्शियम से ही बनी है। तो व्हेन कोरल्स लूज देयर वाइब्रेंट कलर्स एंड टर्न व्हाइट दे हैव ब्लीच्ड, तब हम क्या कहेंगे कि ये ब्लीचिंग हो चुकी है, ठीक है। दिस अपीयरेंस बेस्ड डेफिनेशन इज वैल्यूएबल बिकॉज जस्ट बाय द कोरल्स पैलर एंड ऑब्जर्वर कैन से दैट द सराउंडिंग वाटर हैज चेंज्ड समहाउ। बस हम देख के बता सकते हैं कि यहाँ पर कोरल ब्लीचिंग हो रही है, तो हम देख के बता सकते हैं बस कोरल ब्लीचिंग को कि सराउंडिंग जो वाटर है उसका लेवल चेंज हो रहा है। देयर इज मोर टू ब्लीचिंग हाउएवर, मोस्ट कोरल्स आर होम टू ए टाइप ऑफ एल्गे कॉल्ड, ये एल्गे होता है, क्या नाम होता है इसका, जू ज़ैंगथिले, ठीक है, जू ज़ैंगथिले। तो ये क्या है, ये एक एल्गे है जो कोरल्स को अपना घर बनाता है, विच गिव द कोरल्स देयर कलर्स एज वेल एज हैव ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद देम। ये खाना बनाता है, ये कोरल्स की मदद करता है, कोरल्स इससे खाना लेता है, ये कोरल्स की हेल्प से खाना बनाता है, दोनों एक दूसरे को सिम्बायोटिक तरह से हेल्प करते हैं। द जू ज़ैंगथिले प्रोवाइड अमीनो एसिड्स एंड शुगर्स एंड रिसीव मैनी मिनरल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन रिटर्न, ठीक है। तो जू ज़ैंगथिले क्या करता है, अमीनो एसिड और शुगर प्रोवाइड करता है किसे, कोरल्स को, और कोरल से क्या लेता है, मिनरल और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। When the ocean environment changes, for example, if its temperature rises beyond a point, it becomes too acidic or it becomes too bright. The zoo xanthelle living within the coral leaf, ठीक है। तो जो भी अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या एसिडिक हो जाता है तो क्या होता है, जू ज़ैंगथिले का वो छोड़ देता है कोरल को, वो उस कोरल को छोड़ के चला जाता है। एज दे डू द कोरल फेड्स अंटिल इट अपीयर्स टू हैव बीन ब्लीच्ड। इसके बाद हमें कोरल क्या दिखने लगी कि वो ब्लीच हो चुकी है। इफ द कोरल्स कंटिन्यू टू बी स्ट्रेस्ड दे वोंट वेलकम द एल्गी बैक एंड इवेंचुअली डाई। इसके बाद अगर और टेम्परेचर बढ़ता रहा और टेम्परेचर बढ़ता गया तो क्या होगा कि कोरल अल्टीमेटली मर जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। अदर स्ट्रेसर्स इंक्लूड लो टाइड्स एंड वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन जो है उसकी वजह से भी कोरल ब्लीचिंग देखने को मिल रही है। लो टाइड्स की जो सिचुएशन होती है उस पर भी कोरल ब्लीचिंग देखने को मिल रही है। एज वेल एज इकोसिस्टम चेंजेस, ठीक है, इकोसिस्टम जो चेंज हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, इसकी वजह से भी कोरल ब्लीचिंग देखने को मिल रही है। तो ब्लीचिंग इज नॉट ऑलवेज ए डेथ नील, सम कॉलोनीज हैव बीन शोन टू सर्वाइव ब्लीचिंग इवेंट लाइक फेमसली वन नियर जापान्स इरियोमोट आइलैंड, इट वाज ब्लीच्ड इन 2000 बट शोड ए साइन ऑफ रिकवरी। अब क्या कह रहा है, एक एग्जांपल से समझा रहा है कि जापान का एक इरियोमोट आइलैंड है, वहां पर कुछ कोरल स्पीशीज पाई गई थी, कोरल जिन पे कोरल ब्लीचिंग देखी गई थी 2016 में, लेकिन 2020 में वो रिकवर करती हुई नजर आ रही हैं, ठीक है। इतना था आज का न्यूज़। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है आज के सेशन में, या कोई भी आप फैक्ट किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में आप आराम से लिखकर बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे आपका जो भी प्रॉब्लम होगी उसे डिस्कस करने की, और भी आपके जो सजेशंस होंगे उसे हम लाएंगे अपने जहन में। और आज का अखबार यहीं पर ख़त्म करते हैं, आज की न्यूज़ यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद, नमस्कार।